Hello, aspirants. Let's start our news analysis. I'm Pragesh Prashul, your coach, mentor, and सबसे ज़्यादा I'm your friend to simplify your preparation for this exam. और इस न्यूज़ आर्टिकल भी क्या क्या चीज़ आपके एग्ज़ाम के हिसाब से कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे उसको आप समझें, कैसे उस चीज़ को हम अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं, दैट वी विल डिस्कस. वी हैव टेकन सम 5-6 टॉपिक्स फॉर मेंस एंड 2 टॉपिक्स फॉर प्रीलिम्स. और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपनी न्यूज़ को बहुत ही स्ट्रक्चर वे में डिस्कस करते हैं. लाइक वी हैव 2 सेक्शंस. वन इज़ मेंस मास्टर, जिसमें हम किसी भी टॉपिक को मेंस के पर्सपेक्टिव से एनालाइज करते हैं. दूसरा इस तरह प्रीलिम्स बूस्टर. दिस इज मेनली कंसर्न्ड विथ प्रीलिम सेक्शन. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल ऑल्सो get a very crisp and concise notes. This is like that. This is look how our notes are being made. ये हमारा आज का आपका नोट्स है. यू कैन सी हाउ दिस नोट्स आर वेरी क्रिस्प एंड कंसाइज सो दैट यू कैन रिवाइज वेरी इजली. और ये नोट्स आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में अवेलेबल होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट आवर question based on this today's The Hindu on our app as well as by joining our Telegram or WhatsApp group. Let's start with our first article. ये जो हमारा पहला आर्टिकल है ये अपने हिंदू के एडिटोरियल में आया है. दिस इज रिटन बाय हिंदू के एडिटोरियल टीम इटसेल्फ. एंड दिस आर्टिकल इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जो कल आया है. दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इज अबाउट कि एनी प्री ट्रायल इंजेक्शन अगेंस्ट मीडिया प्लेटफॉर्म शुड बी एक्सेप्शनल. इसका मतलब ये हुआ कि मान लो किसी मुकदमे किसी केस में ट्रायल शुरू होने वाला है और जो पार्टी है जिसके अगेंस्ट ये ट्रायल होने वाला है वो कोई बड़ी इन्फ्लुएंशियल पार्टी है और इस पार्टी ने कोर्ट में केस कर दिया, लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट में ये पिटीशन फाइल कर दिया कि हुजूर में हमारे केस के संदर्भ से रिलेटेड जो भी बातें हैं ये मीडिया हाउसेस पब्लिश नहीं करे पब्लिक में, क्योंकि सर ऐसे हो सकता है कि हमारे यहाँ पे मुकदमे केस में बहुत सारी ऐसी बातें निकलेंगी और या फिर वो हो सकता है कि बातों को बढ़ा चढ़ा के मीडिया पब्लिक के सामने लेके जाए जिससे हमारी इमेज खराब होगी. सो डिफॉर्मेशन होने के चांसेस हैं, मानहानि, हमारी छवि खराब हो जाएगी. सो अक्सर ऐसे केसों में देखा क्या गया है कि लोअर कोर्ट या फिर हाई कोर्ट दे इमीडिएटली पास ऑर्डर टू से दैट कि हाँ कोई भी पब्लिशिंग हाउस विल नॉट पब्लिश एनी न्यूज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर केस और दिस पर्टिकुलर पर्सन. और कहीं ना कहीं जब मान लो उस पर्टिकुलर केस में बहुत सच्चाई है, जो भी बातें की जा रही हैं, दैट जो भी आर्ग्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं कोर्ट में अगेंस्ट दैट पर्सन जिसके खिलाफ ये केस ट्रायल चलेगा, वो सारी बातें वैलिड है. सो नॉट पब्लिशिंग बाय मीडिया इज लाइक ए गैग ऑर्डर. मतलब आप मीडिया के फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का आप गला घोट रहे हैं, क्योंकि मीडिया के पास ये पावर है, मीडिया के पास ये अधिकार होना चाहिए कि जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है वो सामने लाया जाए. तो सर यही मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली इस बात में बोला कि नहीं, प्री ट्रायल इंजेक्शन अगेंस्ट मीडिया प्लेटफॉर्म शुड बी एक्सेप्शनल. ये बहुत ही एक्सेप्शनल केस में अपवाद के स्वरूप में आप ऐसा ऑर्डर दें जहां पे आप मीडिया को न्यूज़ पब्लिश करने से रोकें. आइए समझते हैं इस कॉन्टेक्स्ट को. ये कॉन्टेक्स्ट इसका ऐसा है सर कि कोई जी मीडिया का कोई केस था, जी मीडिया का केस था और जी मीडिया का केस दिल्ली के किसी लोअर कोर्ट में दिस केस वाज गोइंग एंड ब्लूमबर्ग जो कि एक अपनी जर्नलिस्ट जो कि मीडिया प्लेटफॉर्म है, दे पब्लिश्ड न्यूज रिलेटेड टू जी मीडिया. जी मीडिया ने इमीडिएटली दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया, दिल्ली लोअर कोर्ट में.
कि ये जो ब्लूमबर्ग के द्वारा जो आर्टिकल पब्लिश किया गया है, दैट आर्टिकल विल टार्निश आवर इमेज, वो हमारे छवि को धूमिल कर देगा. सो दिल्ली लोअर कोर्ट इमीडिएटली आस्क्ड ब्लूमबर्ग कि सर आप इमीडिएटली जाइए और अपने आर्टिकल को जो आपने पब्लिश किया इसको इमीडिएटली अपने प्लेटफॉर्म से हटाइए. ब्लूमबर्ग वेंट टू हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, एंड दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जी मीडिया वाले स्टैंड को साथ दिया. मतलब दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो लोअर कोर्ट का ऑर्डर था ब्लूमबर्ग को कि आप सर हटाइए आर्टिकल को, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इसी ऑर्डर कंफर्म किया. सो अगेन ब्लूमबर्ग वेंट टू सुप्रीम कोर्ट, एंड इन सुप्रीम कोर्ट ने आउटराइटली जो ये दोनों ऑर्डर पास किए गए थे दिल्ली हाई कोर्ट से और लोअर कोर्ट से, उसको साइडलाइन किया. बोला कि प्री ट्रायल इंजेक्शन, ट्रायल होने से पहले और ट्रायल होने के बाद आप जो भी मीडिया के ऊपर गैग ऑर्डर देते हो कि आप उनको प्रतिबंधित करते हो अपने प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ को पब्लिश करने से, वो सिर्फ अपवाद के केस में होना चाहिए. दैट शुड नॉट बी अ जनरल रूल. सो दिस इज अ वेरी गुड डेवलपमेंट. This is a very good development. Especially in terms of freedom of speech and expression. Because अभी तक होता क्या आता है कि जो भी इन्फ्लुएंशियल पीपल हैं, दोज हु आर वेरी वेरी इन्फ्लुएंशियल, और जिनके पास दे फील कि दे हैव एक्सेस टू लॉ सूट एंड ऑल दिस थिंग्स, वो ट्रायल शुरू होने के पहले और इन बिटवीन द ट्रायल दे गेट द कोर्ट ऑर्डर कि भाई मीडिया हाउस को हमारे खिलाफ में न्यूज़ पब्लिश करने से मना कर दो. और सबसे बुरी बात यहाँ पे क्या है कि कोर्ट इमीडिएटली उनके डिमांड को फुलफिल कर देती है. जो लोअर कोर्ट तो बहुत इजीली कर देती है. और अक्सर यह भी देखा गया है कि जो हायर कोर्ट मतलब हाई कोर्ट्स वगैरह हैं, दे ऑल्सो कन्फर्म द योर वर्डिक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ योर लोअर कोर्ट. सो ये पाया गया कि इन्फ्लुएंसर लोग इस चीज़ के यूज करके दे ट्राई टू स्टिफल, दे ट्राई टू मजल, दे ट्राई टू क्रिएट अ चिलिंग इफेक्ट ऑन द मीडिया. सो व्हेन दिस वेंट टू सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज मीडिया के पास भी सर राइट है. राइट इज व्हाट? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. एंड आप जब भी सर ऐसे गैग ऑर्डर दो, वो बहुत ही एक्सेप्शनल केस में होना चाहिए. एंड सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही ऑब्जेक्टिवली सेड कि यू हैव टू गो थ्रू 3-fold टेस्ट. अब सर ये 3-fold टेस्ट है क्या? तो सो सुप्रीम कोर्ट सेड in this 3-fold test, the first will be prima facie case. मतलब प्रथम दृष्टया आपको देख के लगना चाहिए कि ये जो भी आपका अक्यूज्ड है, जिनके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है, और उन्होंने अगर डिफामेशन का केस कोर्ट में डाला, तो आपको प्रथम दृष्टया लगना चाहिए कि हाँ इसके केस में दम है. मतलब व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि जो भी मीडिया हाउस इनके अगेंस्ट में आर्टिकल पब्लिश कर रही है, वो आर्टिकल में दम नहीं है. दिस आर्टिकल इज बेस्ड ऑन अ बेसलेस ट्रुथ. देयर इज नो, in fact saying baseless truth is wrong. These are the based on the baseless information. मनगढ़ंत बातों को बना के मीडिया हाउस ने पब्लिश कर दिया है, और उसके थ्रू इसके इमेज की टार्निश होने का चांसेस है. तो दिस इज व्हाट. ऐसा नहीं है कि अगर आप
ट्रू स्टोरी पब्लिश कर रहे हो, देन अगर एक्यूज्ड, अगर ट्रायल वाली जो पार्टी है वो पार्टी डिमांड कर रही है कि नहीं हमें सर इसके खिलाफ इंजेक्शन चाहिए, सो दैट विल नॉट बी गिवन। ठीक है, सो फर्स्ट टेस्ट इज प्राइमा फेसाई केस। सेकेंड टेस्ट इज बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। एक बड़ा नया टर्म कल के जजमेंट में देखने को मिला, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। इसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रही है कि सर दो चीजें हैं यहां पे। एक तरफ डिफॉर्मेशन है, किसी पर्टिकुलर आदमी की छवि खराब हो सकती है उस न्यूज के पब्लिश होने से। दूसरी तरफ आप उस न्यूज को पब्लिश नहीं कर रहे हो तो क्या होने वाला है, मीडिया का जो राइट है, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसको आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। सो यहां पे ट्रेड ऑफ है इन दोनों चीजों के बीच में। और ये जुडिशियरी को जब ये ऑर्डर पास करते वक्त ध्यान देना है कि कौन से साइड का पलड़ा ज्यादा भारी है। क्या ये इसका रेपुटेशन, जो कि हमारे कंप्लेंट है, जो हमारे अक्यूज्ड हैं, उनका रेपुटेशन प्रोटेक्ट करना इज मोर इंपॉर्टेंट दैन मीडिया का राइट, तो फिर आप सर इधर जाओ। लेकिन आपको लग रहा है कि नहीं, इसका तो केस, इसके बारे में जो भी बातें लिखी जा रही हैं वो बातें सही हैं, सच हैं, एंड यू आर सेटिस्फाइड, और आपको लगता है कि नहीं, मीडिया को जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का अधिकार है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन प्रोटेक्टिंग दिस इंडिविजुअल्स इमेज, सो फिर आप इस साइड जाओ। बट दिस इज वेरी ट्रिकी क्वेश्चन, अगेन सब्जेक्टिविटी, हाउ वी विल डिसाइड कि दोनों में से कौन सा पलड़ा भारी है। एंड थर्ड टेस्ट विच सुप्रीम कोर्ट सेड वाज दैट irreparable loss or harm. In this particular टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाह रही है कि अगर किसी पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल के पब्लिश होने के कारण एक आदमी की छवि इस तरह से, इस हद तक और इस स्तर तक खराब हो जाती है कि उसको दोबारा रिस्टोर नहीं किया जा सकता। उसको कुछ भी कर ले, उसके बारे में हम कितनी अच्छी अच्छी बातें कर ले, बट वो जो इमेज का लॉस हुआ दैट कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, उसको वापस हम रिस्टोर नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट, ऐसे केसेस में कोर्ट शुड थिंक बिफोर पासिंग गैग ऑर्डर और बिफोर फेवरिंग एक्यूज्ड कि सर अगर इररिपेरेबल लॉस और हार्म होने वाला है इमेज को, तो देन यू कैन पास ए गैग ऑर्डर। मतलब आप मीडिया हाउस को इंजेक्शन दे सकते हो कि नहीं सर आप इस न्यूज को पब्लिश ना करें। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी गुड स्टेप, दिस इज थ्री-फोल्ड टेस्ट, बट चैलेंजेस ये हैं कि थ्री-फोल्ड टेस्ट को अप्लाई करना इज नॉट सो इजी। अगेन सेकेंड चीज, लॉट ऑफ डिस्क्रेशन इज रिक्वायर्ड। डिस्क्रेशन मतलब स्वविवेक। आपने थ्री-फोल्ड टेस्ट दे दिया बट इररिपेरेबल लॉस और हार्म, दिस इज टू अगेन सब्जेक्टिव। अगेन बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी सब्जेक्टिव। ठीक है, बट ओवरऑल दिस इज अ वेरी गुड स्टेप because what I have told you earlier कि healthy wealthy people used law, judiciary to create chilling effect। कई बार ऐसा हुआ है, कई बार मतलब मेजॉरिटी केसेस में जब एक्यूज्ड पार्टी ने जो डिफेमेशन सूट फाइल किया है, दोज केसेस आर लिटरली बेसलेस। उनका कोई ग्राउंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मीडिया हाउसेस को पब्लिकली अपने बारे में पब्लिश करने से रोकना ही एकमात्र मकसद है। ठीक है, सेकेंड, दे यूज SLAPP सूट।
एंड दिस सूट एक तरह से जर्नलिस्ट को टेरराइज करना, इंटिमिडेट करना, इंटिमिडेट करना इस सूट का पर्पस है. सो सुप्रीम कोर्ट के इस रूलिंग के बाद डेफिनेटली सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड at any cost we should not create a chilling effect on media. So this should be our conclusion. Apart from this, ये जो आर्टिकल हिंदू में पब्लिश हुआ है, this starts with a very good line. That line is very 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 catchy. A restatement of basic principle of law is always welcome, especially if there are judicial order that seems to ignore them. So ये लाइन बहुत अच्छी है, आप अपने मेंस के आंसर में यूज कर सकते हैं. बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉज, ये फ्रेज डेफिनेटली आप ट्राई टू यूज इन योर पॉलिटी आंसर्स. जहाँ कहीं रूल ऑफ लॉ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ह्यूमन राइट्स, मीडिया, सो डेफिनेटली यू शुड यूज दिस फ्रेज बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ. ठीक है, ओके. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज WTO's इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन नेगोशिएशन आर नॉट इलीगल. बेसिकली दिस आर्टिकल इज अबाउट कि अभी 13th WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में दे फेल टू पास इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट IFD. एंड इसका फेलियर का मेन रीज़न ये है कि इसको भारत और साउथ अफ्रीका ने इसको अपोज किया. सो डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एंड साउथ अफ्रीका आर अपोजिंग दिस एग्रीमेंट. वहीं पे जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इसको सपोर्ट कर रही हैं. तो आइए इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि बेसिकली इस इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के अंतर्गत क्या क्या प्रावधान है, क्यों इसको इंडिया अपोज कर रही है, और इंडिया के पास कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन है कि नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट विथ कॉन्टेक्स्ट. कॉन्टेक्स्ट ये हुआ कभी रिसेंटली नवंबर में वी कंक्लूडेड 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO. और 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ये चीज़ को बहुत ही जोर शोर से डेवलप्ड कंट्रीज पास करवाने की कोशिश कर रहे थे, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट. बट बिकॉज ऑफ पोजिशन ऑफ इंडिया एंड साउथ अफ्रीका इट फेल टू पास, जैसा मैंने बताया. सो बेसिकली इसकी एक हिस्ट्री देखें, व्हाट इज IFD के ओरिजिनेशन कहाँ से होता है. सो इन 2017 70 WTO countries came together and they started negotiation. उन्होंने आपस में एक वार्ता करनी शुरू कर दी कि भैया हमें एक IFD इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट की जरूरत है. एंड फाइनली इन 6 years दिस वाज फाइनलाइज्ड. वो अग्रीमेंट को उन्होंने आपस में फाइनलाइज कर लिया, 70 कंट्रीज आपस में. एंड ओवरऑल 2023 पहुंचते पहुंचते 120 कंट्रीज का सपोर्ट मिल गया. ठीक है, बट अगेन WTO में क्या है कि WTO में कोई भी इशू सॉल्व होने से पहले उसको सर्वसम्मति कंसेंसस के साथ ही उसको आप अडॉप्ट कर सकते हो. वंस यू अडॉप्टेड दिस बिकम लीगली बाइंडिंग. इस पर्टिकुलर इशू में सर मुद्दा क्या है कि ये जो 120 कंट्रीज हैं ये आपस में तो इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट को लागू कर सकती है, वो इनके ऊपर लीगली बाइंडिंग भी होगा. बट जो लोग इस एग्रीमेंट जो लोग इस नेगोशिएशन का पार्ट नहीं है, सो उनके लिए ये मुद्दे की बात नहीं बनती है. उनके लिए कोई ऐसा लीगल कंपल्सन नहीं है कि वो अपने ऊपर इस बात को लें. ठीक है सर. तो दिस इज सो फार डेवलपमेंट, जहां पे 120 कंट्रीज तैयार है इस चीज को अडॉप्ट करने के लिए. वहीं पे कुछ कंट्रीज लाइक इंडिया एंड साउथ अफ्रीका आर अपोजिंग. बट बिफोर गोइंग टू दैट
पहले हमें ये जानने समझना चाहिए कि व्हाट इज आईएफडी। एक्चुअली आईएफडी क्या है कि मान लो एक कंट्री, एक डेवलप्ड कंट्री है, और एक डेवलप्ड कंट्री दूसरे किसी डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, ठीक है। वो किसी दूसरे कंट्री में यहाँ से इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, एफडीआई या फिर किसी और फॉर्म में। सो व्हाट दे वांट कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं ये अपने यहाँ पे कुछ कुछ रूल्स को सिंप्लीफाई करें। सो दे वांट टू क्रिएट थ्रू IFD, दे वांट टू क्रिएट अ लीगली बाइंडिंग रूल्स जिससे वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर सकें। अभी क्या होता है कि आप किसी भी डेवलपिंग कंट्रीज में जाओगे, सो दे हैव लॉट ऑफ हर्डल्स, दे हैव लॉट ऑफ हर्डल्स। भाई लॉट ऑफ हर्डल्स क्यों? क्योंकि मेनी टाइम्स मल्टीपल लेवल पे उनको विंडो क्लियरेंस लेना पड़ता है, उसके बाद इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस लेना पड़ता है, ठीक है। सो मेनी मिनिस्ट्रीज, सो मेनी लोकल अथॉरिटीज, ठीक है। सो बेसिकली आईएफडी के जो प्रोविजंस हैं वो प्रोविजंस सर ये हैं। सबसे पहला, इट वांट टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। इट वांट्स टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी कि जो भी इन्वेस्टमेंट का हम प्रपोजल लेके आपकी कंट्री में जा रहे हैं उसके पहले हमारे पास सारा का सारा आपके जितने भी रूल्स, क्लॉजेस, बाई लॉज हैं वो सारे के सारे हमारे पास अब क्लियरली रख दो। हमें सारे के सारे रूल्स, लॉज सभी हमें क्लियरली पता होना चाहिए। सेकेंड इज स्ट्रीमलाइनिंग प्रोसीजर्स, ठीक है। जितने भी प्रोसीजर्स हैं इन्वेस्टमेंट के वो सारे प्रोसीजर्स ऐसे होने चाहिए कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में कि हाँ मैंने एक बार फाइल सबमिट कर दी सो वो मूव ऑन कर रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वी नीड एक ही चीज़ को हम मल्टीपल जगह से ले रहे हैं। सो इस प्रोसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को आप सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है। थर्ड, इंप्रूविंग द बिजनेस क्लाइमेट। आप अपने वहाँ पे विद इन द कंट्री, जो भी डोमेस्टिक कंट्री जिसके यहाँ इन्वेस्टमेंट दिया जा रहा है, कि वहाँ पे एक बिजनेस क्लाइमेट हो जो कि नॉन पार्टीशनशिप हो, जो अपने डोमेस्टिक कंपनीज को फेवरेबल ट्रीटमेंट ना दे, सबको इक्वल ट्रीटमेंट दे। एंड ओवरऑल हर तरह के फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को आप रॉबस्ट बना कर रखें। एंड फाइनली एक बहुत अच्छी बात इसमें है कि दैट इज फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, कि जो भी इन्वेस्टमेंट हो वो इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंसर्न को देखते हुए हो। इनफैक्ट हमने कई बार बात भी किया है ESG के बारे में, इन्वायरमेंटल एंड सोशल गवर्नेंस, ESG। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोविजंस, ठीक है। एंड IFD मतलब IFD में क्या क्या चीजें नहीं है जो कि बोन ऑफ कंटेंशन हो सकता था। सबसे पहला सर ISDS। क्या ISDS क्या होता है सर? ISDS होता है इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट। इसमें होता क्या है ISDS में कि मान लो कोई डेवलप कंट्रीज या कोई डेवलप कंट्री से कोई कंपनी आके किसी डेवलपिंग कंट्रीज के इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट की, एंड बिकॉज ऑफ सम इश्यूज वो इन्वेस्टमेंट के कारण वहाँ पे कुछ उसको इशू हो रही है उस कंपनी को, वेदर इट्स टैक्स रिलेटेड इशू या फिर मान लो उन्होंने लैंड एक्वायर किया, गवर्नमेंट उनको लैंड अवेलेबल करवाया, बट लेटर ऑन उस लैंड पे बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, सो इनका तो पैसा फंस गया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि रैदर देन सॉल्विंग ये जो इन्वेस्टमेंट का इशू है उस कंट्री के अंदर सॉल्व करने के बजाय, जैसे हमारे यहाँ इंडिया की अगर मैं बात करूँ तो इंडिया के यहाँ बहुत सारे जुडिशियल फोरम है,
हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, इसके अलावा बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो आप क्या करते हो, ऐसे कंपनियां क्या करती हैं कि जो हमारे डोमेस्टिक जुडिशियल सिस्टम है वहाँ पे ना जाके वो डायरेक्टली किसी इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे और वहाँ पे जाकर बोलेंगे कि हमने वहाँ पैसा लगाया और वहाँ पैसा लगाने के बाद हमारा इन्वेस्टमेंट पैसा फंस गया, हमें कंपनसेशन दिलवाओ। और मोस्टली ये जो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन होते हैं दे आर बिट बायस्ड। सो एक कंपनी के फेवर में रूलिंग देते हैं। सो ISDS जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं दे ट्राई टू अवॉइड ISDS क्लॉज। और अच्छी बात क्या है कि IFD में किसी भी तरह का ISDS वाला क्लॉज नहीं है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका नो मार्केट एक्सेस। मतलब IFD ये नहीं कहता है कि आप किसी भी कंट्रीज को उठा के लेके आओ, जिस कंट्री के यहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रहा है उस कंट्रीज को आपको कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना है। दिस इज नॉट देयर। आपको किसी भी तरह का प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट उनको नहीं देना है। थर्ड, जो IFD है इट इज प्लूरिलैटरल अप्रोच। मतलब इट्स प्लूरिलैटरल, मतलब ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स के बीच में इनको डिस्कस नहीं किया गया है। सो दिस इज द रियल बोन ऑफ कंटेंशन, ठीक है। सो ओवरऑल IFD इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट इज नॉट अ बैड आइडिया, बट India is opposing, and India is opposing on the two ground. First is the scope. इंडिया की बात बहुत साफ है। व्हाट इंडिया इज सेइंग कि हजूर सबसे पहले ये बात समझिए कि जो WTO है, WTO का जो मेन उद्देश्य है वो गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रेड के संबंधित रूल को बनाना। और आप जिस चीज के बारे में बात कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट, मतलब कोई एक पर्टिकुलर कंट्री किसी दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करने जा रही है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फिर इन अदर फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट, सर वो इसके अंतर्गत नहीं आता है। सो WTO का स्कोप ही नहीं है। जिस बारे में बात कर रहे हो आप इन्वेस्टमेंट के बारे में, वो WTO का स्कोप ही में नहीं है। ठीक है। दूसरा इज सेड इंडिया लैक ऑफ कंसेंसस। दूसरा इंडिया का कहना है कि हुजूर आपने जो IFD मतलब इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो नेगोशिएशन हुआ है, दिस इज नॉट इंक्लूसिव ऑफ ऑल मेंबर। आपने 120 मेंबर्स का ओवरऑल पहुंचा, 70 मेंबर्स आपने स्टार्ट किया, 120 मेंबर्स तक पहुंचा, लेकिन सबको मिलके लेके चलते तो जाकर एक हॉलिस्टिक इंक्लूसिव अग्रीमेंट में पहुंच पाते। आप तो अपने हिसाब से रूल बना लिए, आप बोलोगे लीगली बाइंडिंग है, सबके ऊपर बाइंडिंग करा दोगे और हमारे ऊपर फोर्स कराया जाएगा कि नहीं आप इसमें ये क्लॉज चेंज करो, ये क्लॉज चेंज करो। तो दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ इम्पोज्ड रूल। मतलब जिस रूल को बनने में हमारा कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, वो रूल हमारे ऊपर थोपा जाएगा। सो दिस इज व्हाट on this two ground India has challenged and India is saying no, हम अभी इस चीज के ऊपर सहमत नहीं है IFD के ऊपर। लेट्स टॉक। पहले तो यार स्कोप के बारे में ही बात कर लो, और स्कोप के बारे में बात अगर हम लोग सहमत हो जाते हैं तो फिर दूसरा ये है सबों के साथ। एंड एक बात आपको पता होना चाहिए, WTO इज ओनली ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे 1 कंट्री 1 वोट चलता है, मतलब इट्स ओनली डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। IMF, वर्ल्ड बैंक, यहाँ पे जो आपके सर कंट्रीब्यूशन होता है, जो फंड का कंट्रीब्यूशन होता है, उसके प्रोपोर्शनेट आपको शेयर राइट्स दिए जाते हैं, वोटिंग राइट्स दिए जाते हैं।
This is what not in WTO. WTO is one country, one vote. So this is what India's stand is. और डेवलपिंग कंट्रीज कहीं ना कहीं फियरफुल इस बात को लेके कि सर ये जो इन्वेस्टमेंट आप लेके आ रहे हो कहीं ना कहीं ये डेवलप्ड कंट्री का प्रपोजल है, और डेवलप्ड कंट्री इसको बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं। डेवलप्ड कंट्री बहुत दिन से ट्राई कर रहे हैं इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का। ये सर हुआ था स्टार्ट 1996 में। WTO कुछ मेंबर ने प्रपोज किया कि एक हमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रूल्स बनाने चाहिए, एंड दिस रूल्स, दिस एजेंडा जिस पर निगोशिएशन करने के बाद चल रही, दिस वाज नोन एज सिंगापुर इशू। बट 1996 जस्ट अभी WTO आपका वर्किंग करना स्टार्ट किया है, सो इमीडिएटली इसको डेवलपिंग और लिस्ट डेवलप कंट्री की तरफ से बहुत ही ज़्यादा पोजीशन मिला कि नहीं नहीं नहीं, अभी हम लोग पहले मेन इशू फोकस करते हैं। मेन इशू WTO का सर क्या है? ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। फिर फाइनली 2004 में फिर से मुद्दा उठा, एंड WTO में क्या होता है? WTO के नेगोशिएशन हमेशा एक राउंड के फॉर्म में चलते हैं, पैकेज के फॉर्म में चलते हैं। सो दोहा राउंड जो अपना चल रहा है, तो उसमें इसको घुसाने की बात हुई कि नहीं, इन्वेस्टमेंट वाले प्रपोजल को भी दोहा राउंड के अंदर लेके आइए, इसमें हम इसको निगोशिएशन करेंगे। सो लेकिन WTO की जो जनरल काउंसिल है वो 2004 में मना कर दिया कि नहीं, हम इन्वेस्टमेंट वाला विद इन द WTO स्कोप में नहीं है, और इंडिया उस टाइम से इसको मना करते आ रहा है। सो दिस इज द ब्रीफ बैकग्राउंड, एंड दिस इज व्हाट इंडिया इज अपोजिंग। सो इंडिया की तरफ से सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, इंडिया ये कह रहा है कि सर आप ना डेवलपमेंट पे बात कर रहे हो, आप ना इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हो, सो आप ना टॉप टू बॉटम अप्रोच लेके मत आओ। मतलब आप WTO में बैठ के रूल बना दिए, उस रूल को आप हर कंट्री के ऊपर इम्पोज करा दोगे, वन साइज फिट्स ऑल, एंड दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। ठीक है, वन साइज फिट्स ऑल, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क। इनफैक्ट जो अपना वाशिंगटन कॉन्सेंसस था वो भी कहीं ना कहीं इसी मॉडल पे था। सो दिस इज वन साइज फिट्स ऑल वाला जो अप्रोच है, दिस अप्रोच इज नॉट गोइंग टू वर्क। सो इंडिया का कहना है कि सर आपको क्या करना है, हमें भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको भी इन्वेस्टमेंट चाहिए, बट आप ऐसा एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करो कि आपको इन्वेस्टमेंट के अच्छे से आने के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसिलिटेशन होने के लिए वो डोमेस्टिक रिफॉर्म से स्टार्ट हो। हम और आप मिलकर एक एडवाइजरी क्रिएट कर सकते हैं, एक गाइडलाइंस क्रिएट कर सकते हैं, और इस गाइडलाइन के थ्रू हर कंट्रीज अपने यहाँ की जो डोमेस्टिक रिफॉर्म्स होंगे, उन डोमेस्टिक रिफॉर्म्स के थ्रू वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के आने के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट, इनेबलिंग क्लाइमेट क्रिएट करेगी। ठीक है, दूसरी बात इंडिया का ये कहना है कि WTO का जो डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल है, उस क्रेडेंशियल को स्टेक पहुंच सकता है, क्योंकि आप ना आज कुछ कंट्रीज ने मिलकर एक अग्रीमेंट बना दिया, एक लॉ बना दिया, और उसको आज हम मान लेंगे तो ये आगे चल के भी होगा कि कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज हैं वो आपस में रूल बना लिए, रूल बनाने के बाद दे इम्पोज ऑन ऑल द मेंबर्स। सो इंडिया सेइंग कि नो, आप कोई ऐसा प्रेसिडेंट मत सेट करो जिससे आने वाले फ्यूचर में WTO के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स पे उंगली उठे। ठीक है, एक और बात जो इंडिया के सामने रखी गई कि आप ये बात समझ नहीं पा रहे हो कि WTO का रोल तो ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज में रूल बनाना और उसको फेयर रूल बनाने का काम है, और उसको इम्प्लीमेंट करवाना काम है। बट आज के ज़माने में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट दोनों अलग कहाँ रह गया? जैसे मान लो ट्रेड का पर्पस क्या है कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स एक्सपोर्ट होके जा रहा,
सो बेसिकली इस पर्टिकुलर कंट्री के लिए ये कंट्री मार्केट है. नाउ व्हाट कैन हैपन हियर कि ये जो कंपनी जो यहाँ प्रोडक्शन कर रही है दैट कंट्री प्लान्स क्योंकि मेरा मार्केट तो यही है. दिस मार्केट इज जस्ट इमेजिन दिस इज अ डेवलपिंग कंट्री and just imagine the situation this developing country is having a very populous country like India and China and having low per capita income, so labor cost will be very very low, living cost will be very very low. So this company decides here, let's move to this particular country, let's set up a plant there. Actually we have to export in this particular country. So हमें इसी कंट्री में एक्सपोर्ट करना है. तो हमें करना क्या चाहिए कि यहीं पे चल के अपनी कंपनी सेटअप कर लेते हैं. वहीं पे अपने गुड्स का प्रोडक्शन होगा, फैक्ट्री वहीं सेटअप कर लेंगे, वहीं पे मार्केट भी है. सो डबल फायदा हो रहा है. एक तो जो हमारा लेबर कॉस्ट है वो भी बचेगा और चूंकि हमारा मार्केट भी ये है. सो बेसिकली जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट भले ही इंडिया का स्टैंड है कि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, बट अब आज के सिनारियो में देखोगे तो दोनों लगभग सेम ही है. ठीक है. सो अगेन इंडिया का इस पे ये कहना है कि या वी अंडरस्टैंड द लिंक बिटवीन दिस टू. हम भी इस वक्त हमें भी समझ में आ रही है कि ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट दोनों सेपरेट चीज़ें नहीं है, दोनों सेम चीज़ें हैं. बट जो WTO के एग्जिस्टिंग ट्रेड रूल्स हैं वो इनडायरेक्टली इन्वेस्टमेंट को तो अभी भी सपोर्ट करते हैं. सो बिफोर कमिंग टू एनी डायरेक्ट कॉन्क्रीट सेट ऑफ रूल्स जो कि आपको ट्रेड को सपोर्ट कर रहे हो, जो आपके इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है. सो वी नीड अ वेरी वेरी थॉरो अप्रोच कि क्या ये WTO के स्कोप में है डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट का प्रमोट करना. फर्स्ट अगर है तो सर्वसम्मति से होनी चाहिए और वो रूल ऐसा बनना चाहिए कि वो किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ कंट्री को फेवर ना करे. सो दिस इज द आर्टिकल. ठीक है. लेट्स उसके बाद आप लोग जाके द हिंदू समरी में हमने इस चीज़ को पब्लिश कर दिया. यू जस्ट एंड गो थ्रू ऑल दोस पॉइंट्स. नाउ नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट आर्टिकल. आवर थर्ड आर्टिकल इज अबाउट द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड. इसमें सर होता क्या है, इसमें जो ऑथर इस बात को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि कई बार क्राइसिस सिचुएशन लाइक वार लाइक सिचुएशन या फिर समटाइम्स बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह हो जाते हैं. सो उस टाइम में क्या होता है कि अदर कंट्रीज या फिर अदर इंटरनेशनल एजेंसीज NGOs ट्राई टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड. मतलब जो बेसिक एसेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है. ह्यूमैनिटेरियन एड में व्हाट ऑल विल कम इन ह्यूमैनिटेरियन एड, थिंग्स विल कम लाइक की एसेंशियल सप्लाईज ऑफ फूड, मेडिसिन, शेल्टर टू प्रोवाइड पीपल जो वार से अफेक्टेड है, डिजास्टर से अफेक्टेड है. दिस इज कॉल्ड ह्यूमैनिटेरियन एड. मानवता के आधार पे जो आपको सहायता प्रदान की जा रही है. इसमें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि ये वो इशू है जहाँ पे आप जो सबसे वल्नरेबल लोग हैं, जो भूखमरी, क्राइसिस, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, आपको उनको हेल्प करने को जाना है. दिस इज अ वेरी नोबल कॉज. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. बट व्हाट हैपेंस कि बहुत सारी कंट्रीज इसको एज ए बार्गेनिंग चिप यूज करते हैं, इसको एज ए प्रेशर टैक्टिक्स का यूज करते हैं. इसमें rather देन उनका इंटेंशन हेल्प करने के बजाय आपको उस एड के थ्रू, क्योंकि पता है कि आप अभी बहुत ही हंग्री सिचुएशन में हो, तो अभी आपको मैनिपुलेट करना, आपसे कोई बात मनवाना बहुत आसान है. सो व्हाट दे डू, दे विल ट्राई टू फोर्स टू अडॉप्ट यू सम सर्टेन थिंग्स जो आपसे वो करवाना चाहते हैं. और ये टैक्टिक वर्क कैसे करता है? दिस टैक्टिक्स वर्क्स फर्स्ट थ्रू ब्लॉकेट. ब्लॉकेट्स में क्या सर, जो पावरफुल कंट्रीज हैं वो क्या करेंगे कि ये मान लो रीजन है जहाँ पे क्राइसिस है, वार क्राइसिस है, सिविल वार हो गया या फिर किसी अन्य कंट्री से वार हो गया, लाइक जो भी अपना पैलेस्टाइनियन गाजा और इजराइल वाला इशू है.
सो यहाँ पे एड जाना है, ठीक है, एंड इस पे प्रेशर बनाया जा रहा है कि तुम हार मान लो या फिर वाट एवर कुछ भी। अब ये लोग दे आर डेस्परेटली वेटिंग कि ये हमारे पास जो भी आने वाले सप्लाईज आ जाए, और इसको यहाँ पे आके ब्लॉक कर दिया। बोला पहले हमारी बात मानो, तब तुम्हें हम ये वाली जो चीज़ें सप्लाईज हैं वो जाने देंगे। दिस इज व्हाट द फर्स्ट ब्लॉकेड। सेकेंड, हॉस्टेज सिचुएशन। इसमें क्या होता, इसमें क्या है कि मान लो दोनों साइड से वार वाला सिचुएशन है, दो पार्टीज के बीच में, और इसने भी कुछ बंदी बना रखे हैं, कुछ बंदी इसने बना रखे हैं, क्योंकि दे नीड सपोर्ट। सो इनको बोला कि हम आपको फूड और मेडिसिन देंगे, तो आप सबसे पहले जो प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दो, या फिर आप दोनों आपस में प्रिजनर को स्वैप करो। थर्ड, ये जो क्राइसिस सिचुएशन है, इस क्राइसिस सिचुएशन में मदद करने का एकमात्र आधार है, वो आधार है मानवता, ह्यूमैनिटी। सो यू कांट बी सेलेक्टिव। सेलेक्टिव मतलब कि मान लो वर्ल्ड के 3-4 जगह पे क्राइसिस चल रहा है, और अभी आप 2 जगह पे यू आर सपोर्ट, यू आर सेंडिंग योर हेल्प, 2 जगह नहीं भेज रहे हो यार, तो सब तो ह्यूमन ही है ना। सो वाई यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग? मोरालिटी कैन नॉट बी सेलेक्टिव। अगर मोरालिटी सेलेक्टिव है तो फिर वो मोरालिटी नहीं है। जैसे भी रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखो, रियल वर्ल्ड एग्जांपल में विल सी इन गाजा में क्या हो रहा है कि यूएस एंड इजराइल मिलके दे आर प्रिवेंटिंग एड टू रीचिंग द पैलेस्टाइनियंस, सो दैट जो उनका एजेंडा, उस एजेंडा को जल्दी जल्दी फुलफिल किया जाए। सेम इन अफगानिस्तान में दे नो कि तालिबान के पास, तालिबान इज अ वेरी वेरी ऑर्थोडॉक्सिकल कंजर्वेटिव ऑर्गेनाइजेशन, और इसको किसी भी तरह की वहां पे आर्थिक रूप से किसी भी तरह की मदद की जाएगी तो वह मदद इज गोइंग टू हैव अ वेरी बैड रिपरकशन ऑन द सोशल फैब्रिक, स्पेशली औरतों के लिए, वुमेन के लिए। तालिबान का रूल इज नॉट वेरी वेरी गुड, बट स्टिल एड इज बीइंग प्रोवाइडेड टू देम। अगेन सीरिया, इथियोपिया, यमन। सो फॉरेन पावर्स वहां पे या तो एड देके वहां पे जो सिविल वार सिचुएशन है उसको वो लोग भड़काएंगे, या फिर एड को रोक के वहां पे अपनी बातों को मनवाएंगे। सो बॉटम लाइन यही है कि जिस चीज को सिंपली आप मानवता के नाम पे आपको करना चाहिए था, जिस चीज में सिर्फ नैतिकता और मानवता ही एकमात्र मार्गदर्शक होना चाहिए था, उसमें आप ना मैनिपुलेटिव पॉलिटिक्स को आप इंसर्ट कर रहे हो। दिस इज नॉट ए गुड थिंग। सो एक कॉन्सेप्ट भी है वार एथिक्स, ठीक है, एंड दिस वार एथिक्स सेज कि इन सच अ सिचुएशन यू शुड नॉट यूज एड एंड ऑल दिस थिंग्स टू मैनिपुलेट द पीपल। इसको लेके इंटरनेशनल लेवल पे प्रोविजंस क्या क्या हैं? तो फर्स्ट प्रोविजन इज जेनेवा कन्वेंशन। द फर्स्ट प्रोविजन इज जेनेवा कन्वेंशन, एंड जेनेवा कन्वेंशन सेज दैट कि वी शुड नॉट 1949 we should not block any aid which is directed to the region which is facing crisis. So this is what this situation, this article is trying to say. And most important चीज, ये जो पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होता है वो 2 तरह से होता है। एक तो सर बार्गेनिंग चिप की तरह, सेकेंड प्रेशर टैक्टिक्स की तरह। और बार्गेनिंग चिप और प्रेशर टैक्टिक्स के थ्रू यूज क्या किया जाता है? ये जो आपके एड के लिए जो इसेंशियल सप्लाईज आ रही हैं उनके थ्रू आप बार्गेनिंग चिप और प्रेशर टैक्टिक्स यूज करते हो, ठीक है। डेफिनेटली इट्स नॉट इथिकल, ठीक है। आइडियल सिनारियो में सर क्या होना चाहिए? इट शुड बी डिलीवर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नीड विदाउट एनी पॉलिटिकल कंडीशंस, ठीक है।
and international bodies, all these things, they should have authority to ensure aid reaches everyone effectively without any manipulation and politics. ठीक है. So this is the article, very good article. You can quote in your essay, you can quote in your ethics का पेपर. ठीक है. You can quote कि कैसे यूएन एज ए बॉडी इज नॉट वेरी इफेक्टिव. आप इसमें यूएन की कमी को दर्शा सकते हो कि यूएन एज ए बॉडी इज नॉट वेरी इफेक्टिव इन इंश्योरिंग कि एड रीचेस टू एवरीवन in equitable manner without any political manipulation, without any political conditioning. So this is our third article. Now moving to the next article. This article is about चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के बहुत ही बड़े आसार हैं. बहुत ज़्यादा आसार हैं कि दोनों के बीच में युद्ध हो जाए. और इस वैसे अगर युद्ध होने की स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए, क्या क्या उसके रिपरकशंस हो सकते हैं, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यूएस उसमें कैसे इन्वॉल्व होगा, बहुत सारी बातें हैं इस आर्टिकल में समझाने की कोशिश की गई है. और मेन मुद्दा इस आर्टिकल में ये है कि वी शुड ट्राई टू प्रिवेंट एनी ताइवान एंड चाइना कॉन्फ्लिक्ट. सो बेसिकली इस इशू को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि दिस इज योर ताइवान. यहाँ पे आप देख रहे छोटा सा एक अपना आइलैंड है, एंड दिस इज योर मेनलैंड चाइना. बहुत साल पहले ताइवान मेनलैंड चाइना का ही पार्ट हुआ करता था. ठीक है. एंड अभी भी दे आर अंडर वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत, अभी भी वन चाइना पॉलिसी के अंतर्गत ओवरऑल चाइना के स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस के अंतर्गत आता है. सो व्हाट हैपेंड 1927 से लेके 1949 के बीच में चाइना में एक जबरदस्त सिविल वार ब्रोक आउट. एंड ये जो सिविल वार ब्रोक आउट, इट ब्रोक आउट बिटवीन टू फैक्शंस. वन फैक्शन वाज चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, that is CCP, and second faction was KMT, जो कि वहां की नेशनलिस्ट पार्टी भी थी. एंड यहां पे आफ्टर दिस सिविल वॉर दिस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बिकम विक्टोरियस. तभी से वहां पे कम्युनिस्ट का राज चला आ रहा है. और ये जो KMT था, नेशनलिस्ट पार्टी, दे फ्लेड टू ताइवान. ये ताइवान चले गए और ये ताइवान से जाके दे स्टार्टेड रूलिंग. जब उन्होंने वहां अपना गवर्नमेंट सेटअप कर दिया और इन दोनों के बीच में टसल चलता रहा कि हम दोनों के बीच में वो इज एक्चुअली द लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ चाइना. ठीक है. सो इन 1951 दिस कम्युनिस्ट वाला गवर्नमेंट वाला वाज रिकॉग्नाइज्ड एज ट्रू चाइनीज गवर्नमेंट. और ये ताइवान में रूल करते रहे. सो ओवर द टाइम ये दोनों पार्ट, मेनलैंड चाइना एंड दिस इज योर ताइवान, दोनों ने अलग अलग गवर्नमेंट स्ट्रक्चर को डेवलप किया. ताइवान इज मोर अ डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिस्टम देयर. एंड चाइना, all we know, it's communist, very very authoritative. So what happened over the decade? Taiwan developed its own unique political system, a vibrant democracy with free elections and a distinct cultural identity. Whereas China, all we know, it is very very dictatorship wala issues. Now in the first decade of the century, China became very very assertive. China started growing. It's growing like its GDP become very very अभी इसकी GDP इंडिया के GDP से आई थिंक 4-5 गुने बड़ी है. इट बिकम वेरी वेरी पावरफुल एंड वेरी असर्टिव. अब इसके दिमाग में पुरानी ख्यालात आने लगे कि ताइवान तो मेन हमारे कंट्रोल में था. सो इसको कंप्लीटली अपने अंदर मिला लो.
सो एक यूनिफिकेशन प्रोसेस दे स्टार्टेड सेइंग में ताइवान शुड बी पार्ट ऑफ मेनलैंड चाइना. सो दे स्टार्टेड यूनिफिकेशन प्रोसेस, रीयूनिफिकेशन. ठीक है. इस रीयूनिफिकेशन प्रोसेस का अंतर्गत ये है कि ताइवान के पास कंप्लीट ऑटोनॉमी तो नहीं होगी, उनको कुछ कुछ ऑटोनॉमी दी जाएगी, बट ओवरऑल कंप्लीटली रूल जो उसके ऊपर होगा बेजिंग का होगा. इट्स मोर लाइक अ प्रोविंशियल ऑटोनॉमस रीजन. ठीक है. सो दिस इज द मेन इशू. अब क्या है कि चाइना का ग्रोइंग पावर, चाइना वांट टू रीयूनिफाई ताइवान विद द मेनलैंड चाइना. ताइवान, चूंकि ताइवान ने इधर बहुत अच्छा एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक गवर्नेंस स्टैब्लिश कर लिया है, तो वो हर तरह से अपोज कर रहे हैं कि नहीं, हम आपके साथ नहीं जाना चाहेंगे. ठीक है. और यहीं पे सिचुएशन है कि एक वार लाइक सिचुएशन कैन डेवलप. ठीक है. और ये वार लाइक सिचुएशन क्यों डेवलप हो सकता है? सो लेट्स सी ये वार लाइक सिचुएशन क्यों डेवलप हो सकता है. फर्स्ट, क्योंकि चाइना के पास मिलिट्री पावर इज वेरी वेरी हाई, और चाइना बार बार ताइवान को पोक करते रहता है कि समटाइम्स ही विल सी दोनों ने कोई मिसाइल फायर किया, वो ताइवान के ऊपर से निकल गया. और या फिर जो चाइना की मिलिट्री है, चाइना की वारशिप्स हैं, दिज वारशिप्स मूविंग अराउंड ताइवान. सो फर्स्ट, ये किसी भी तरह का मिलिट्री एक्सीडेंट अगर होता है इस पर्टिकुलर रीजन में, ताइवान वाले रीजन में, सो दिस कैन प्रोवोक फुल फ्लेज वार. दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अभी भी ताइवान ने फॉर्मल इंडिपेंडेंस डिक्लेयर नहीं किया है. ताइवान ऑल दाओ ताइवान के पास जो अपना सिस्टम है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो बिल्कुल डिफरेंट है चाइना से. दे हैव ऑल टुगेदर डिफरेंट सिस्टम, ऑटोनॉमी है, बट स्टिल सोवरेनिटी के नाम पे इंटरनेशनल लेवल पे वन चाइना पॉलिसी इज मेंटेन, कि वो चाइना का पार्ट ही माना जाता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस में. ठीक है. सो अगर यहां पे ताइवान फॉर्मल डिक्लेरेशन कर दे कि नहीं, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है, हम एक इंडिपेंडेंट नेशन है सर, सो दिस कैन कॉज अ फुल फ्लेज वार. अब तीसरा, जो चाइनीज गवर्नमेंट है, चाइनीज गवर्नमेंट को ये लगे कि नहीं, हमें दिखाना है अपने पूरे डोमेस्टिक जनता को, हमें चाइना का जो मेनलैंड के लोगों को दिखाना है हम कितने पावरफुल हैं. ये ताइवान छोटा सा पिद्दी सा है, इसको दिखाते हैं, तो सो दे विल कैप्चर ताइवान. So this is the main reason this can provoke any war kind situation. और इसके implications क्या क्या होने वाले हैं? सबसे पहला implication तो पूरा रीजनल स्टेबिलिटी, जो रीजनल इनस्टेबिलिटी है वो आने वाली है. सेकंड, अगर एक बार चाइना ने इस चीज में इसको सफलता मिल जाती है तो इट विल क्रिएट डोमिनो इफेक्ट. सर ये डोमिनो इफेक्ट क्या होता है? चाइना के बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जहां पे चाइना क्लेम करती है कि हमारा है हमारा, बट सो मेनी डिस्प्यूट्स आर बीइंग देयर, लाइक तिब्बत, उइघुर रीजन में भी, वहां पे भी बहुत सारे इश्यूज हैं उनके. सो अगेन एक बार ताइवान के साथ उनका इशू हो गया, सो दे विल ट्राई टू असर्ट देयर अथॉरिटी विद तिब्बत. उइघुर रीजन मे बी इन अरुणाचल प्रदेश. अभी 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया है कि अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ चाइना. सो दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर इंडिया ऑल्सो. और ताइवान के पास इतनी हिम्मत कहां से आ रही है कि ताइवान इज कंटिन्यूअसली रेसिस्टिंग चाइना. दिस इज बीइंग बैक्ड बाय यूएसए. और यूएसए भी क्या कर रहा है? यूएसए भी डायरेक्ट सपोर्ट नहीं कर रहा. यूएसए ने जानबूझ के स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी का स्टैंड लिया हुआ है. उसको बोलता भी है कि नहीं, हम ताइवान के साथ, हम ताइवान के डेमोक्रेटिक मूल्यों के साथ हम खड़े हैं. बट अगेन
ये कभी भी ये नहीं कहता है कि अगर अगर सच में लड़ाई होगी तो हम तुम्हारे साथ देंगे नहीं देंगे. सो व्हाट यूएसए इज ट्राइंग टू से, यूएसए के लिए ताइवान बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिकॉज ताइवान वो रीजन है जहां से साउथ चाइना सी को कंट्रोल किया जा सकता है. अगर फ्यूचर में साउथ चाइना सी में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है चीन, फिलीपींस, वियतनाम, साउथ एशियन कंट्री के बीच में, तो ताइवान का सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड, Taiwan plays a very very important role in global economy, especially in production of computer chips. अब ये जो कंप्यूटर चिप्स हैं ये यूएस के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एक बार मान लो ताइवान कंट्रोल में चला आता है चाइना का, तो इट विल कंप्लीटली डिसरप्ट दिस ग्लोबल सप्लाई चेन. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यूएसए इज ट्राइंग, किसी भी तरह से हमारे पास ताइवान शुड नॉट गो, Taiwan should not go into the hand of China. ठीक है. एंड दिस इज व्हाट क्रिएटेड सच अ सिचुएशन जहां पे किसी भी टाइम पे वार कैन ब्रोक आउट. सो दिस ऑथर इज ट्राइंग टू से कि सर ये जो अगर वार की सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा घाटा हो सकते हैं. घाटा क्या कह सकते हैं? सबसे पहला तो इंडिया, इट विल क्रिएट अ वेरी मेसी सिचुएशन जहाँ पे ए वार वुड बी वेरी डैमेजिंग फॉर इंडियाज इकोनॉमी एंड डिसरप्ट इट्स इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पार्टनर्स. क्योंकि अगर देखो वार शुरू होगा तो साउथ चाइना सी में इसका इम्पैक्ट आएगा. साउथ चाइना सी इज कनेक्टेड टू द जितने भी तुम्हारे मेन चोक पॉइंट्स हैं, स्टेट ऑफ मलाका, ग्लोबल ट्रेड रूट्स, सो वहाँ पे इम्पैक्ट आने वाला है. और मान लो वार हो भी गया, सो व्हाट इम्पैक्ट इट विल हैव, व्हाट इम्पैक्ट, क्या क्या इसके पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं, क्या क्या इसके पॉसिबल इम्पैक्ट हो सकते हैं. अगर चाइना जीत जाती है तो चाइना का जीतने का कारण क्या होगा कि यूएस विल, मतलब यूएस कमजोर पड़ गया था, तो चाइना जीती. और यूएस और इंडिया आर पार्टनर इन व्हाट, क्वाड. सो क्वाड की कमजोरी को दर्शाया जाएगा, ये क्वाड कमजोर है, क्वाड इज नॉट ए वेरी स्ट्रांग ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड, इट विल embolden रशिया प्लस चाइना एक्सेस. एंड दूसरा केस में अगर मान लो दोनों साइड में से कोई भी नहीं जीतता है, सो यूएसए एंड चाइना बोथ आर इन्वॉल्व, बट कोई नहीं जीतता तो स्टिल इट विल हैव इम्प्लीकेशंस. जितना भी तरह ग्लोबल इकोनॉमी पे इसका इम्प्लीकेशन तो आना ही वाला है. जैसे रशिया यूक्रेन वार हुआ तो पूरा पूरा वर्ल्ड में जो फूड सप्लाई चेन था, वो फूड सप्लाई चेन कहीं ना कहीं डिसरप्ट हुआ. ट्रू. और कहीं ना कहीं रशिया वाला मॉडल देख के चाइना भी बहुत ही उत्साहित है कि अब चाइना, रशिया यूक्रेन पे वार कर सकता है, पूरा वेस्ट कुछ नहीं किया तो ताइवान तुम्हारे घर के बगल में ही है, उसको उठा लो. सो दिस इज व्हाट ऑथर इज ट्राइंग टू से कि वार होने पे किसी को फायदा नहीं है, इनफैक्ट घाटा ही घाटा है. सो व्हाट इंडिया शुड डू, इंडिया शुड ट्राई टू अवॉइड सच काइंड ऑफ सिचुएशन. एंड व्हाट इंडिया कैन डू, फर्स्ट द ऑथर इज सजेस्टिंग, फर्स्ट इंडिया शुड स्पीक अप, टेक ए स्ट्रॉन्गर स्टांस अगेंस्ट एनी कंट्री यूजिंग फोर्स टू चेंज बॉर्डर्स. ठीक है, ये इंडिया के फायदे के लिए भी है, क्योंकि इंडिया के चाइना के साथ खुद के डिस्प्यूट्स हैं, बार बार चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश पे, अक्साई चीन पे. सो दिस विल, इट विल शोज इंडिया स्टैंड. सेकेंड, टीम वर्क. टीम वर्क ऑलरेडी इंडिया कर भी रही है, जितनी भी लाइक माइंडेड कंट्रीज लाइक क्वाड, अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, उनके साथ मिलके इट कैन गिव ए डायरेक्ट क्लियर मैसेज टू चाइना. थर्ड, अभी हमारा ट्रेड रिलेशन विद चाइना है इज वेरी वेरी वन वे. चाइना से बहुत ज़्यादा हमारे पास इम्पोर्टेड गुड्स आते हैं रादर देन व्हाट वी एक्सपोर्ट टू चाइना. सो इन द मीन टाइम हमें क्या करना चाहिए, धीरे धीरे अपनी जो चाइनीज़ एक्सपोर्ट पे, मतलब चाइनीज़ इम्पोर्ट पे जो हमारी डिपेंडेंसी है, उस डिपेंडेंसी को ख़त्म करना चाहिए. और कहीं ना कहीं हमारे आत्मनिर्भर भारत के साथ ही बहुत अच्छे से अलाइन होगा. फोर्थ पॉइंट, गेट अदर्स इन्वॉल्व, गेट अदर्स इन्वॉल्व.
इसमें क्या फायदा होगा, ताइवान के लोगों को आप इनडायरेक्टली सपोर्ट करो ताकि वो चाइनीज प्रेशर को रेसिस्ट कर सकें, ठीक है। एंड फाइनली अगर यूएस अपने मिलिट्री लेके आती है, यूएस अपने नेवल वारशिप से लेके आता है, तो इंडिया शुड, अगर डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली इट शुड सपोर्ट। अब रिसेंटली इंडिया इज हैविंग ट्रायम्फ एक्सरसाइज विथ यूएसए, तो दिस इज कहीं ना कहीं ये ताइवान पे इज गोइंग टू हैव अ गुड इम्पैक्ट। सो दिस इज व्हाट ऑथर्स ट्राइंग टू से। आप इसका समराइज नोट्स द हिंदू का हमारे समरी में पढ़ सकते हैं। और नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट आर्टिकल ऑन सस्टेनेबल बिल्डिंग मटेरियल्स। दिस आर्टिकल इज ऑल्सो वेरी गुड एंड ये आर्टिकल आप यूज कर सकते हो कहाँ कहाँ पे, वेर एवर यू हैव टू राइट आंसर ऑन अर्बेनाइजेशन। कैसे इंडिया का जो अर्बेनाइजेशन है वो बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड अनप्लान्ड वे में हो रहा है, ठीक है। उससे कारण क्या क्या चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट वो। सेकंड, एनर्जी एफिशिएंसी। जब कभी भी एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में बात चले, पावर सेक्टर के बारे में बात चले, वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। थर्ड, यू कैन यूज़ दिस आर्टिकल इन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। फोर्थ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है अर्बन हीट आइलैंड करके, वहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो यू कैन यूज द कंटेंट ऑफ दिस आर्टिकल अर्बन हीट आइलैंड। सो लेट्स सी व्हाट दिस आर्टिकल इज ट्राइंग टू से, ठीक है। दिस आर्टिकल इज सेइंग कि जैसे जैसे इंडिया में बहुत ज़्यादा घर बन रहे हैं, सो इट इज़ यूजिंग लॉट ऑफ एनर्जी। सर ये लॉट ऑफ एनर्जी क्यों यूज़ हो रहा है? दो जगह पे। एक तो सर अब जहाँ पे लॉट ऑफ एनर्जी बीइंग यूज फर्स्ट इन कंस्ट्रक्शन, घर बनाते वक्त, और उससे भी ज़्यादा खतरनाक बात है कि उस घर को ठंडा रखने में, कीपिंग दैट हाउस कूल इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी बिग चैलेंज एंड दिस इज बैड फॉर एनवायरमेंट। सो होता क्या है कि when so many concrete homes are being built up, so the trap heat, क्या है, कंक्रीट है, और आप सबको पता है कंक्रीट हीट को ट्रैप करते हैं, और सही से उनको डिजाइनिंग नहीं किया जाए तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा हीट ट्रैप होता है। सो उनको कूल रखने के लिए वी नीड एयर कंडीशनिंग। अब एयर कंडीशनिंग कारण क्या होता है, सर घर तो ठंडा हो गया लेकिन बाहर तो घर अभी भी गर्म है, और एयर कंडीशन खुद बाहर में बहुत ज़्यादा गर्मी फैला रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट सो मच heat is being dissipated, heat is being dispersed into the environment. So this is what this article is concerned कि हमें जो बिल्डिंग आर्किटेक्चर्स हैं, डिज़ाइन में हम किस तरह का मटेरियल्स यूज़ करें, उनकी डिज़ाइनिंग किस तरह से हो तो कम से कम वो हीट ट्रैप करें और वो कूलिंग के लिए उनको कम से कम ऊर्जा की ज़रूरत पड़े। दिस इज व्हाट दिस आर्टिकल इज ट्राइंग टू से, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ द आर्टिकल इज दैट इंडिया इज सीइंग अर्बनाइजेशन, बहुत हाई लेवल पर अर्बनाइजेशन, बहुत बड़े बड़े घर बन रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी नीड एनर्जी इफिशिएंट हाउस बिल्डिंग। और यू कैन अंडरस्टैंड एनर्जी एफिशिएंट हाउस बिल्डिंग मतलब ऐसे हाउस जो जिनके बनाने में भी एनर्जी कम कंज्यूम हो रहा हो और प्लस उनको कूल करने की भी जरूरत ही ना पड़े, और जरूरत पड़े भी तो बहुत कम ऊर्जा का खपत करके हम उसे कूल रख सकें। दिस इज व्हाट दिस ऑथर इज ट्राइंग टू से। सेकेंड पॉइंट इज दैट इनिशिएटिव्स लाइक इको संहिता और इको संहिता के अंदर RETV मैट्रिक्स हैं, RETV मैट्रिक्स, दे प्रमोट बिल्डिंग कोड्स
कि आप बिल्डिंग बनाओ तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए जिससे वो एनर्जी एफिशिएंट हो. आई विल टॉक इन डिटेल अबाउट दिस प्रोविजन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स. ठीक है. सो what exactly this data is about? Eco Sanhita. Eco Sanhita is a kind of guidelines issued by Ministry of Power in India. Eco Samhita is a guideline or code Ministry of Power of India. ये इसका मेन पर्पस क्या है सर? कैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स जो हमारे इंडिया में हैं वो कैसे एनर्जी एफिशिएंट हो. दिस इज द मेन पर्पस. क्या सर? रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स. एंड ये इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क. जो भी आपके बिल्डर्स हैं और डिजाइनर्स हैं उनको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाता है कि आप इस फ्रेमवर्क के तहत में बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें आपको कम ऊर्जा खपत होगी और सबको कूल रखने में भी कम ऊर्जा लगेगी. इसी का एक कंपोनेंट है सर RETV. RETV मतलब रेसिडेंशियल एनवेलप ट्रांसमिटेंस वैल्यू. दिस इज अ मेट्रिक इंट्रोड्यूस्ड बाय ENS मतलब इको निवास संहिता टू मेजर बिल्डिंग्स एबिलिटी टू रेसिस्ट हीट ट्रांसफर थ्रू इट्स एनवेलप. इसका मतलब सर ये हुआ, मान लो एक बिल्डिंग है, ठीक है, इसको अपने कंक्रीट से बनाया, ऊपर से सीमेंट से प्लास्टर किया, वो पेंट चढ़ा दिया. अब इसके एनवेलप के थ्रू ये कितना हीट को रेसिस्ट कर सकता है, दिस इज मेजर्ड थ्रू योर दिस रेसिडेंशियल एनवेलप ट्रांसमिटेंस वैल्यू. मान लो अब कोई एक ऐसा पेंट है, ठीक है, जिस पेंट को अपन ने इस बिल्डिंग के ऊपर कर दिया और इसके कारण जो सन की लाइट इस पे आ रही है उस सन की लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट जा रही है. सो बहुत ही कम हीट अब्जॉर्ब हो पा रहा है. दूसरा, हमने इस बिल्डिंग की डिजाइनिंग इस तरह से की है कि जो इसके विंडोज हैं, डोर्स हैं, वो इस साइड से खुल रहे हैं जहां से कम हीट अंदर आ सके. So एक lower RETV value says that this building is really good in terms of energy savings, and a higher vice versa. ठीक है. So this is what Eco Sanhita and RETV. Then again author is talking about कि यार अभी के जो प्रेजेंट सिनारियो है, प्रेजेंट सिनारियो में हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम ना जो हम यूज करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल्स. सो वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस. ठीक है. एंड दे इज सेइंग कि फर्स्ट इज दैट आवर ब्रिक्स, जो अपन भी ब्रिक्स यूज करते हैं, इन ब्रिक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि क्रिएटिंग, अभी जो ब्रिक्स आपने देखा होगा ईंट की भट्टी, इन ब्रिक्स को क्रिएट करने में बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है. एंड दिस ब्रिक्स आर नॉट सो मच इन्वायरमेंट फ्रेंडली. इनको यूज करने, इनको ब्रिक्स को तैयार करने में सो मच एनर्जी इज कंज्यूम्ड. एंड इनकी जो हीट कैरिंग कैपेसिटी होती है, जो हीट को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी वो भी बहुत हाई होती है. एंड इन्वायरमेंटली दे रिलीज सो मच CO2. दिस इज ऑल्सो नॉट गुड. सेकेंड इज योर AAC ब्लॉक्स. अब AAC ब्लॉक का फायदा क्या होता है कि ये थर्मल इंसुलेशन बहुत अच्छा करते हैं. मतलब आपने जिस किसी भी घर में AAC ब्लॉक लगा रखा है, बाहर में भले ही बहुत गर्मी हो, अंदर में बाहर के तुलना में गर्मी बहुत कम रहेगी. दिस इज अ वेरी गुड थर्मल इंसुलेटर. और आज के डेट में बहुत जगहों पे दिस AAC ब्लॉक्स आर बीइंग यूज्ड. बट और एंड इसका जो अभी मैंने बात किया RETV वैल्यू, इसका RETV वैल्यू इज वेरी वेरी लो. तो दिस मटेरियल इज अगेन वेरी गुड.
ठीक है। थर्ड ऑप्शन ही हमारे पास क्या है, ना हम ये यूज करें ना ये यूज करें, हम मोनोलिथिक स्ट्रक्चर यूज करें। मतलब हम बड़े बड़े स्लैब्स पहाड़ों से कटवा के, पत्थरों से कटवा के बड़े बड़े स्लैब्स यूज करें। सो दिस इज ऑल्सो गुड, बट अगेन इसके इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत बहुत खतरनाक है। यू हैव टू कट द बिग बिग क्या बोलते हो, पहाड़, स्टोन्स। सो ओवर कंसिडरिंग ऑल दिस वैल्यूज, ऑल्दो एएसी के भी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, बट इसका जो बेनिफिट है, दैट बेनिफिट फार फार आउटवे देन इट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। सो ऑथर इज सजेस्टिंग कि दिस वी शुड गो फॉर एएसी ब्लॉक्स। ठीक है। सो फाइनली, तो हाउ वी कैन गोइंग टू डू दिस, what should be the way forward? Way forward should be, first, collaboration between engineers, architect and sustainability expert. Then जो हमारे पास मटेरियल हो, जिस मटेरियल को आप यूज करना चाहते हो, सबसे पहले तो सर वो कॉस्ट इफेक्टिव हो। कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा तो मेजॉरिटी पॉपुलेशन क्यों एसी ब्लॉक के लिए जाएगी? वो जो नॉर्मल जो ब्रिक्स यूज करते हैं, दे विल गो फॉर द ब्रिक्स। सो फर्स्ट इज कॉस्ट इफेक्टिव, सेकंड एनर्जी एफिशिएंट। दिस इज व्हाट इंडिया हैज टू डू। ठीक है। एंड थर्ड, जो इंडिया का इंटेंसिटी जीडीपी इमिशन इंटेंसिटी है, दिस इज ऑल्सो विल बी अलाइन विद दिस। कंस्ट्रक्शन सेक्टर इंडिया का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, और वहां पे जो इंटेंसिटी है विथ यूजिंग दिस विल कम डाउन। सो जो इंडिया का एनडीसी है उसके साथ भी अलाइन होगा। तो दिस इज व्हाट ऑथर इज ट्राइंग टू सजेस्ट। सो दिस इज ओवरऑल वी हैव कवर्ड दिस 4 important articles. This is, we have covered this editorial, very very important editorial. Again we covered this in editorial, we covered this editorial, we cover this editorial, and we cover this one also. ठीक है। इसके अलावा फ्रंट पेज पे कुछ न्यूज़ थी। ठीक है। तो दिस जब मैं सीए एक कॉम्प्रिहेंसिव आर्टिकल विल डिस्कस, देन आई विल कवर दिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछा सकता क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है। नथिंग सो इम्पॉर्टेंट फर्स्ट पेज। हाँ, दिस आर्टिकल इज वेरी वेरी गुड। अफास्पा के ऊपर में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, दैट विल कवर इन सम सेपरेट आर्टिकल। ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द अनदर सेक्शन, दैट इज अवर प्रीलिम्स बूस्टर सेक्शन। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज अवर प्रीलिम्स बूस्टर। इसमें जो हमने सबसे पहला न्यूज उठाया है, ड्रॉप इन एफडीआई मिरर्स ग्लोबल ट्रेंड। देखो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ट्रेंड के ऊपर हमें क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। इकोनॉमी क्वेश्चन अमूमन ऐसे ही बनते हैं कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में इंडिया का क्या ट्रेंड चल रहा है पिछले 5 साल से, पिछले 10 साल से, पिछले एक साल से, किस महीने में जो हाईएस्ट ट्रेंड है, कौन सी कंट्री से ज़्यादा हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है, मेनी मेनी थिंग्स। सो इन दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट कि इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया डिक्रीज स्लाइटली इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। एंड दिस इज नॉट समथिंग कि सिर्फ इंडिया के साथ कुछ पर्टिकुलर इश्यूज हैं, बट रादर एक ग्लोबल ट्रेंड है जहां पे इन्वेस्टमेंट स्लो डाउन हो रहा है। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन सर, व्हाट इज एफडीआई? जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत ही सरल भाषा में बताऊं, एफडीआई इज नथिंग बट व्हेन ए कंपनी फ्रॉम अदर कंट्रीज इन्वेस्ट डायरेक्टली इन इंडिया। और ये इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इन इंडिया इज नॉट लाइक दैट कि ये शेयर्स में जो स्टॉक मार्केट में वहां के पैसा लगा रही है तो पैसा लेके भाग रही है, दैट इज नॉट कॉल्ड एफडीआई, दैट इज कॉल्ड एफआईआई और एफपीआई। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हॉट मनी। उनका सर फंडामेंटल बिजनेस से कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली जैसे हम और आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं स्पेकुलेशन का सोच के पैसा बढ़ेगा हमारा, उनका भी काम ये होता है। बट एफडीआई ऐसा होता है जब कोई कंपनी आपके यहाँ पैसा लगाती है फैक्ट्री खोलने के लिए, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स कंपनी सेटअप करती है, मैन पावर इन्वॉल्व करती है, देन दिस इज कॉल्ड एफडीआई। ठीक है सर। लेकिन अगेन देयर इज वन मोर टर्म, ग्रॉस एफडीआई एंड नेट एफडीआई। सो ग्रॉस एफडीआई मतलब टोटल मनी जो किसी कंट्री में आ रहा है, टोटल मनी।
बट नेट एफडीआई मतलब कि कुछ तो पैसा हमारे कंट्री से भी तो कहीं बाहर जा रहा होगा। ये दो तरह से हमारे कंट्री से बाहर जा रहा होगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारे कंट्री से बाहर जाके पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और कुछ ऐसे होंगे जो एफडीआई जो हमारे यहाँ आ रही है, यहाँ से प्रॉफिट लेके जा रही है। सो दिस इज कॉल्ड नेट एफडीआई। ये जो ग्रॉस एफडीआई में से इन दोनों कंपोनेंट को माइनस कर देंगे तो व्हाट विल लेफ्ट विद नेट एफडीआई, मतलब पैसा रिमेनिंग आफ्टर रिपैट्रिएशन। ठीक है, सो दिस इज व्हाट आवर इन्वेस्टमेंट एफडीआई हैज डिक्लाइंड इन दिस टाइम। ठीक है, ऑलमोस्ट अभी पिछले 10 महीने का डेटा हमारे पास है। इस 10 महीने के डेटा के हिसाब से नेट एफडीआई हैज़ फेल बाई 31%। सो हमें मोटा मोटी ये ध्यान रखना है कि जो ट्रेंड है एफडीआई का, दिस एफडीआई ट्रेंड हैज़ डिक्लाइंड। हमारा इस साल एफडीआई पिछले साल की तुलना में कम रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। ठीक है, सो ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लेंगे, स्टीडी ग्रोथ रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या, वाट एवर दिस। ठीक है, अगेन कुछ और इसके अंदर फैक्ट्स है। फर्स्ट फैक्ट ये है कि इंडिया रिमेन्स अ टॉप डेस्टिनेशन फॉर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। अगेन सर, व्हाट इज ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट? ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट जब कोई प्रोजेक्ट एक नए सिरे से शुरुआत की जाती है, दैट इज कॉल्ड योर ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड मिनिस्ट्री का मानना है कि इन दिस फाइनेंशियल ईयर जो भी स्टार्ट होगा, दिस फाइनेंशियल ईयर वी विल हैव अ इंक्रीज्ड एफडीआई। ठीक है, सो मोर और लेस दो चीज़ें हमारे ध्यान में रखने की चीज़ है। फर्स्ट ये कि जो हमारा एफडीआई आया है वो एफडीआई का ट्रेंड इस साल गिरा है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जो मोस्ट ऑफ हमारा जो इन्वेस्टमेंट हुआ है तो इन्वेस्टमेंट हुआ है ग्रीन फील्ड। ठीक है, तो ये पहला न्यूज़ था हमारा। लेट्स कम टू द सेकंड न्यूज़। सेकंड न्यूज़ इज अबाउट मसाला बॉन्ड, एंड आई थिंक मसाला बॉन्ड पे दे हैव आस्क्ड क्वेश्चन इन 2016 के पेपर में दे हैव डायरेक्टली आस्क्ड ए क्वेश्चन इन यूपीएससी प्रीलिम्स कि व्हाट इज मसाला बॉन्ड। ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मसाला बॉन्ड। दिस इज ए न्यूज़ ये है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इशूज फ्रेश समन टू इसाक इन मसाला बॉन्ड केस। सो समझते हैं सर मसाला बॉन्ड होता क्या है। मसाला बॉन्ड बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इकोनॉमी में क्या होता है कि जिस किसी भी माध्यम से आप कर्ज उगाही करते हो, दैट इज कॉल्ड डेट इंस्ट्रूमेंट। सो मसाला बॉन्ड इज अ काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, फॉर इंडियन कंपनीज और एंटिटीज। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, समझो कि अभी से पहले, मसाला बॉन्ड आने से पहले, कोई भी इंडियन कंपनी बाहर से पैसा उगाना चाहती है, उगाना मतलब क्या, सिंपली रिसोर्स जनरेट करना चाहती है कर्ज के माध्यम से, तो व्हाट दे विल गो टू यूएस, दे विल गो टू यूके, वहां से कर्ज लेके आ रही है। वो कर्ज मोस्टली वो डॉलर में लेके आ रही है, फिर इसको डॉलर को कन्वर्ट कराना रुपये में। ठीक है, अब इनको फिर से इसके पे ब्याज अदायगी भी करनी है। तो सबसे बड़ा रिस्क इसमें क्या होता था कि मान लो ये 5% के ब्याज पे पैसा लेके आए, एंड दिस वाज समवेयर अराउंड, सपोज $1,000 एग्जाम्पल लेते हैं, तो इनका सालाना ब्याज कितना होगा, $50। और जिस समय ये पैसा लेके आए हैं सर, उसमें सपोज कि $1 इक्वल टू 80 रुपीज। सो जब ये पैसा इंडियन मार्केट में लेके आया तो इंडियन मार्केट में पैसा कितना हुआ सर, 80,000 रुपया, राइट। और 80,000 रुपये के ऊपर 5% का ब्याज, तो कितना हुआ, 4,000 रुपये। सो 4,000 दे हैव टू पे एज इंटरेस्ट। लेकिन क्या होता है, सिचुएशन व्हाट चेंजेस कि इनके पैसा लाने के बाद सडनली जो अपनी करेंसी, वो करेंसी डेप्रिशिएट हो गई, करेंसी पहुंच गई 90 रुपए। ठीक है, $1 इक्वल टू 90 रुपीज। सो व्हाट विल हैपन इन दैट सिचुएशन, इनको तो $50 पे करना है, और अभी इनको $50 पे करने के लिए 4,000 खर्च करना पड़ रहा था। बट व्हेन करेंसी विल डेप्रिशिएट, सेम $50 को जो उनका इंटरेस्ट है पे करने के लिए, दे हैव टू स्पेंड 4,500 रुपया। तो ये जो 500 रुपया सर डोमेस्टिक करेंसी में ज़्यादा पे करना पड़ा, क्यों पे करना पड़ा, बिकॉज ऑफ दिस करेंसी फ्लक्चुएशन।
जो करेंसी का वैल्यूएशन है सर, वो वैल्यूएशन ऊपर नीचे होता है. सो बिकॉज ऑफ दैट करेंसी का फ्लक्चुएशन के कारण ये जो अमाउंट है डॉलर में सेम रहेगा बट रूपी में चेंज होता रहता है. तो ये हमेशा इंडिया जैसे कंट्री जहाँ पे इंडिया इज अ नेट इम्पोर्टर कंट्री, तो इसका करेंसी धीरे 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 नीचे ही आती है. तो ये इंडिया के लिए दिस इज नॉट अ वेरी गुड सिचुएशन. सो वर्ल्ड बैंक के तरफ से ये एक प्रपोजल आया और इंडिया ने इस चीज़ को बहुत अग्रीली एक्सेप्ट किया कि इंडियन कंपनीज बाहर में पैसा जो भी रेज करेंगे द डेट दे विल रेज इन रूपी इटसेल्फ. मतलब यहीं पे जो पैसा लेके आ रहे हैं वो सीधे बोलेंगे नहीं हमको डॉलर से मतलब ही नहीं, ये पूरा कहानी खत्म करो, हमें 80,000 रुपये डायरेक्ट दो और 80,000 का तुमको हर महीने 4,000 रुपये सूद भेजेंगे, मतलब सालाना 4,000 सूद भेजेंगे. तो ये जो बीच में डॉलर का फ्लक्चुएशन था वो साइड लाइन हो गया. तो ये जो मैकेनिज्म था हर कंट्री के लिए लाया गया. ठीक है, चूंकि इंडिया शुरू से ही बहुत ज़्यादा फेमस है अपने क्यूजीन को लेके, मसालास को लेके. सो जो इंडियन बॉन्ड्स थे, जो इंडियन वैसे बॉन्ड्स जिनमें पैसा इंडियन रुपी के फॉर्म में जनरेट होता था, इंडियन रुपी में डोमिनेटेड था, दोज बॉन्ड्स वेर कॉल्ड मसाला बॉन्ड्स. ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस मसाला बॉन्ड आर द पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक. वर्ल्ड बैंक इनको इशू करवाती है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट टुडेस न्यूज़ एनालिसिस. ठीक है, एंड यू कैन डाउनलोड द इंटायर PDF ऑफ समरी. दिस इज द इंटायर PDF योर समरी. 2 पेज की समरी है. आपने पूरा देखने के बाद इस 2 पेज को सिर्फ रिवाइज कर लो. यू इंटायर थिंग्स विल बी विथ यू फॉर टिल द एग्जाम. उसके बाद यू कैन गो टू अवर ऐप और वेबसाइट, जहाँ पे आके अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में यू कैन अटेम्प्ट द क्वेश्चंस. रोज हम MCQ क्वेश्चंस लगवाते हैं, आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो. दिस इज व्हाट यू डोंट नीड एनीथिंग अदर देन दैट. सो थैंक यू, लेट्स मीट टुमारो.